हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारा ये सेशन रहता है द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस का, यहाँ पर आज हम 16 नवंबर 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं इसमें है पॉलिटी, आईआर, इसके साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो ये सब हमारे जो एक तरह से मेजर सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि किसी भी एग्जाम में, वन डे एग्जाम या फिर कोई भी यूपीएससी जैसा एग्जाम होता है तो उसमें ऐसे जो सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन इन करंट अफेयर के टॉपिक में से बनते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये सेशन, लेकिन उससे पहले हमने आपको दिया था कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ जैगुआर लैंड रोवर इन इंडिया। इंडिया की जो पेरेंट कंपनी कौन सी है जैगुआर लैंड रोवर की? तो हुंडई, होंडा, टाटा, मारुति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि टाटा इसकी पेरेंट कंपनी है। तो आज की हमारी फर्स्ट न्यूज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज क्या है? ईरान लुक्स टू ब्रिक्स कंट्रीज टू यूज क्रिप्टोज टू हेल्प इट बाईपास सैंक्शंस। यानी कि मतलब कि हम देखते हैं जो ईरान है उसके द्वारा जो ईरान जो है उस पर बहुत सारे हम देखते हैं प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने हेतु ब्रिक्स देशों की तरफ देख रहा है। यानी कि अब जो है ईरान वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव अब ब्रिक्स देशों की तरफ बढ़ता जा रहा है ताकि वो क्रिप्टो करेंसी का यूज कर सके। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल मुद्रा होती है, ठीक है। मतलब कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल या फिर इसको वर्चुअल करेंसी कहा जाता है, यानी कि आभासी मुद्रा होती है जो कि क्रिप्टोग्राफी यानी कि इनमें गुप्त कोडिंग के जरिए इसको यूज किया जाता है। किसी बैंक या और सरकार के नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि एक ब्लॉकचेन के मतलब तकनीक पर चलती है, ठीक है। तो इसका उदाहरण अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी, इसमें जो हम मेनली देखने सुनने को हमें मिलता है बिटकॉइन होते हैं, इसके बाद ईथर होता है, रिपल, डॉज कॉइन। तो ये सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी होती है। एक तरह से कोई केंद्रीय बैंक नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी का, ये पूरी तरह से ही एक मतलब कि नेटवर्क के कंप्यूटर से मिलकर ये चलाते हैं इसको। और ये काम कैसे करती है? एक तो लेन देन में काम करती आती है ट्रांजैक्शन के लिए, इसके अलावा माइनिंग में, यानी कि जो भी शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं उनकी गणना करके लेन देन को सत्यापित करते हैं और नया ब्लॉक बनता है। ब्लॉकचेन क्या करती है? सभी ब्लॉकचेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड होता है इनका, यानी कि एक तरह से ये बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है। अब देखते हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। ईरान वास्तव में अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन आधारित जो वित्तीय प्रणाली है उसका यूज करने के लिए ब्रिक्स की तरफ देख रहा है। ये जो रणनीति है ईरान की आर्थिक अलगाव को कम करने के लिए, डॉलर केंद्रित व्यापार पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। इसके बाद ब्रिक्स की सदस्यता और प्रतिबंधों से निपटना इसका एक तरह से एजेंडा है। ईरान ने जनवरी 2024 में ब्रिक्स समूह में पूरी तरह से सदस्यता प्राप्त की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पश्चिम प्रतिबंध, यानी कि जो अमेरिका के द्वारा इस पर न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनसे प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उसमें रूस और ईरान जैसे जो प्रतिबंधित देश हैं वो भी शामिल है, जो कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर जोर देते हैं कि वहां की एक जो उनकी स्थानीय मुद्रा को यूज किया जाए। ये जो है ईरान को अमेरिकी वित्तीय दबाव से राहत देने में भी मदद करता है। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की भूमिका आखिर क्या है। ईरान पहले से क्रिप्टो करेंसी का यूज तेल बिक्री और वित्तीय लेन देन के लिए कर रहा है ताकि प्रतिबंधों को कम किया जा सके। इसके अलावा ब्रिक्स के संदर्भ में देखें हम तो ब्रिक्स ब्रिज नाम का एक ब्लॉकचेन प्रणाली विकसित की जा रही है जो कि जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच सीधी क्रॉस बॉर्डर भुगतान सक्षम बनाएगी। यानी कि जितने भी ऐसे देश हैं ब्रिक्स के कंट्रीज के मतलब ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनमें क्रॉस बॉर्डर जो भुगतान किया जाएगा। ये रूस और चीन के द्वारा समर्थित है और ईरान के लिए विशेष रूप से काफी फायदेमंद मानी जा रही है,
क्योंकि ये डॉलर के बिना व्यापार को सुगम बनाती है। अब देखिए, डॉलर एक तरह से स्टैंडर्ड एक तरह से करेंसी मानी जाती है किसी भी व्यापार के लिए। यूएस डॉलर में व्यापार होता है, तो अब उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जा रहा है, यानी कि अपनी एक ब्रिक्स कंट्रीज जितनी भी है उनकी एक अलग से करेंसी बनाई जाए। ईरान ने ब्रिक्स की बैठकों में एक सामान्य डिजिटल मुद्रा प्रणाली की वकालत भी की, यानी उन्होंने एक अपना एजेंडा भी रखा है जो कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों से बचाव करेगी। यानी कि जो अमेरिका है, जब उसका यूएस डॉलर जो है उसको यूज किया जाता है, तो उसके साथ ही जो अमेरिका उसने बहुत सारे प्रतिबंध अपनी मर्जी से वो देशों पर टैरिफ लगा देता है या कुछ इस प्रकार के काम कर देता है, यानी कि कहीं ना कहीं टैरिफ लग जाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग जाती है या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी। इसके अलावा मतलब जो भी राष्ट्र के हित है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी डिजिटल मुद्रा का एक तरह से पेश किया जा रहा है। उदाहरण के लिए ब्रिक्स पे जैसी जो विकेंद्रीकृत प्रणालियां हैं, इनको भी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं जो कि बाकी सदस्य देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार करने देंगे। जितने भी देश होंगे ब्रिक्स में, उसके जो भी होंगे वो अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं बिना किसी स्विफ्ट या फिर डॉलर पर डिपेंड हुए। अब देखिए, ब्रिक्स के बारे में देखते थोड़ा, ब्रिक्स आखिर क्या है। ब्रिक्स एक अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि अर्थव्यवस्था उभरती हुई और प्रमुख देशों का एक समूह है। ये पूरी तरह से वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। विशेष रूप से जो विकासशील देश है ग्लोबल साउथ की तरफ, उसकी आवाज को मजबूत करने के लिए इसको तैयार किया गया, इसको बनाया गया था ब्रिक्स को। ये पश्चिमी प्रधान जो वैश्विक संस्था है जिसमें G7 कंट्रीज है, उनके विकल्प के रूप में इसको देखा जाता है और डॉलर केंद्रित वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता कम करने की कोशिश करता है। यानी कि हम देखते हैं आज का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में किया जाता है, तो उसकी निर्भरता को कम करने के लिए ये जो है ब्रिक्स अपना एक पूरी तरह से अपनी एक पॉलिसीज बनाता है, अपने एक मतलब कुछ भी जो करेंसी उसको डेवलप करता है। ब्रिक्स की हिस्ट्री को अगर हम समझे तो ब्रिक्स की हिस्ट्री क्या है, तो जो ये शब्द है ब्रिक की शुरुआत 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने की थी, जो कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता था। इसकी स्थापना 2006 में G8 आउटरीच समिट में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकटेरिनबर्ग में हुआ था। रूस में सबसे पहला हुआ था 2009 में, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होकर इसे ब्रिक्स बना दिया था, यानी कि इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम ब्रिक्स देखें तो ये ब्रिक, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S जो है इससे साउथ अफ्रीका, यानी कि ये 5 जो इसके संस्थापक सदस्य बन गए थे। 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और UAE ये नए मेंबर्स बनते हैं। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया पूरे सदस्य के रूप में शामिल हो जाता है, जो कि पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, यानी कि पहला साउथ ईस्ट कंट्री है इंडोनेशिया जो इसमें शामिल हुआ 2025 में। सदस्य देश कितने इसमें मूल हम देखते हैं, जब 5 हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2024-25 में इसका विस्तार होता है और पूर्ण सदस्य 11 इसके पूर्ण देश सदस्य बन जाते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब बन जाते हैं। इसके अलावा पार्टनर देश इसमें कौन कौन से हैं? बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। तो ये सब 2025 में इसके पार्टनर कंट्रीज थी, यानी कि परमानेंट मेंबर्स नहीं है। ये देश शिखर सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं लेकिन निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखते हैं। इसके अलावा जनसंख्या, अर्थव्यवस्था कितनी? ब्रिक्स देश विश्व की लगभग 49.5% आबादी और 40% जो GDP है और 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षमता, महत्वपूर्ण खनिजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको भी नियंत्रित करता है। इसके साथ उद्देश्य क्या थे इसके, जब इसको बनाया गया था? आर्थिक सहयोग करना, जितने भी सदस्य देश है उनके बीच व्यापार, निवेश, स्थानीय मुद्रा का उपयोग बढ़ाना, डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए
वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां जिसके जैसे कि ब्रिक्स पे, इन सभी को डेवलप करना ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद IMF या फिर विश्व बैंक और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उसमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, AI, आतंकवादी विरोधी जो प्रयास है उन सभी पर सहयोग करना। इसके साथ ही मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षता को मजबूत करना, वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा करना। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं इसके ब्रिक्स के? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB इसके द्वारा विकसित किया गया, 2014 में इसको स्थापित किया गया और मुख्यालय शंघाई चीन में। इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजना के लिए फंडिंग को प्रदान करना, यानी कि फंडिंग दी जाए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा किया जाए। इसके अलावा इसके पहला अध्यक्ष भारत के KV कामत थे। इसके अलावा ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल बनाई गई जो कि व्यापार, इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक बनाया गया था संस्था। अब देखिए इसके शिखर सम्मेलन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स हर साल एक सदस्य देश की मेजबानी में शिखर सम्मेलन आयोजित करता है और इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से होती है। कुछ प्रमुख सम्मेलन जैसे 2009 में रूस में हुआ था सबसे पहला, 2011 में चीन के सान्या में जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था जोहान्सबर्ग में, और 2024 में रूस कजान में हुआ था और नए सदस्यों का स्वागत हुआ था। इसका थीम क्या था? मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत करना। और 2025 का 17वां सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरो में 6 से 7 जुलाई में हुआ था। इसका थीम क्या था कि ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए इसको मजबूत करना। रियो घोषणा जारी की गई जिसमें पूरे विश्व में शासन सुधार, आतंकवाद की निंदा की गई, जैसे कि भारत में 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दों पर सहयोग किया गया। भारत ने 2026 के लिए अपनी अध्यक्षता घोषित की थी। थीम इसका क्या था? थीम इसके लिए क्या रखा गया? 2026 के लिए थीम अभी से डिसाइड कर लिया गया, बिल्डिंग रेजिलियंस एवं इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि भारत 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसको होस्ट करने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, ये 2025 में जब हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, उसकी ये पूरी यहाँ पर जितने भी देशों ने भाग लिया था सभी के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। यहाँ पर हमारे भारत से PM नरेंद्र मोदी जी गए थे, इसके साथ ही चीन में से गए थे और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हम देख सकते हैं। अब देखिए भारत की ब्रिक्स में क्या क्या भूमिका रही है। भारत जो है एक तरह से ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर है 2009 से ही, और इस समूह में एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी और नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। अपनी बढ़ती वैश्विक ताकत, रणनीतिक स्वायत्तता, ग्लोबल साउथ की वकालत के साथ भारत विविध ब्रिक्स सदस्यों के बीच सेतु की तरह काम करता है। खासकर भारत चीन सीमा तनाव और रूस पश्चिम संघर्षों के बीच अगर हम देखें तो भारत की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। एक तरह से बैलेंस्ड बैलेंस की तरह काम करता है भारत। इसके अलावा रणनीतिक और कूटनीतिक नेतृत्व रहता है। जैसे हम बात करते हैं इसमें सभी कंट्रीज मोस्टली इसमें है, ग्लोबल साउथ के देश इसमें शामिल है सिर्फ साउथ अफ्रीका को छोड़कर। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि भारत जो है अपनी स्ट्रेटजी को एक तरह से अपनी रणनीति स्थिरता को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। इसके साथ ही आर्थिक योगदान भी देता है भारत। किस प्रकार से आर्थिक योगदान देता है? अब देखिए भारत का जो एक तरह से हम मानते हैं रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुल घरेलू उत्पाद का भारत में जो हम हिस्सा देखते हैं वो 18% जाता है GDP का। इसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद जो उसके बाद उसका 25% है, यानी कि चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत जो है वो सबसे ज्यादा फंडिंग देता है ब्रिक्स कंट्रीज को, ब्रिक्स ये संस्था को। इसके अलावा भारत के द्वारा कुछ पहले भी विकसित की गई जिसके न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसके पहले अध्यक्ष KV कामत थे भारत को 5.8 अरब डॉलर ऋण 2020 से 25 के बीच, और इसका अर्थ क्यों किया गया था? बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास के लिए इसको तैयार किया गया था। ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था CRA भारत का हिस्सा कितना है? 18 अरब डॉलर, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है।
स्थानीय मुद्रा व्यापार, इसमें जो रूस, यूएई, ब्राजील के साथ भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना। 2024 में भारत और रूस का व्यापार जो था 65 अरब डॉलर था। और 2025 में भारत और यूएई स्थानीय मुद्रा तेल व्यापार पायलट शुरू किया है, यानी कि भारत का ब्रिक्स में बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा सुरक्षा, आतंकवाद से बचने के लिए आतंकवाद पर इनका जो है साझा रुख हमें देखने को मिलता है। भारत ने पाकिस्तान जैसे जो प्रायोजित जो आतंकवाद जैसे कि पहलगाम हमले की निंदा की है। इसके अलावा 2025 में अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में, तो भारत के दबाव से सीमा पर आतंकवाद जो है उस पर कड़ा प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा से भारत जो है उसने ब्रिक्स साइबर सिक्योरिटी में फ्रेमवर्क में एक नेतृत्व किया है। और पूरे विश्व के मुद्दों की अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन में भारत जो है इसकी हर बार बात करता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसके बाद ही वैक्सीन की समानता, जैसे कि कोविड जैसा था, कोविड के दौरान कोवैक्स जो था उसमें योगदान दिया था। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, जो मिलेट्स वगैरह होते हैं उसमें 2023 में जो यूएन में मान्यता दिलाई थी और खाद्य सुरक्षा नेटवर्क का प्रस्ताव भी भारत ने रखा था। इसके अलावा भारत का जो विजन है वो हम अगर देखें तो भारत का विजन क्या है, तो इसमें क्या है, मुख्य फोकस क्षेत्र कौन कौन से रहते हैं। तो एआई और डिजिटल गवर्नेंस पर ज्यादा जोर देता है भारत। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस करता है। आतंकवाद विरोधी सहयोग दिया जाता है। स्थानीय मुद्रा और डी डॉलराइजेशन किया जाता है। ग्लोबल साउथ के लिए एनडीबी की है, उसके वित्त पोषण को बढ़ाना, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग को बढ़ाना भी भारत के द्वारा ये किया जाता है। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। भारत ने 2026 ब्रिक्स सम्मेलन की शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी है। इसमें हमने अभी देखा बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। इसका पहला अध्यक्ष भारत से था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो ये तीसरा कथन बिल्कुल गलत है, नई दिल्ली में नहीं बल्कि जो चीन है उसके शंघाई में इसका जो है मुख्यालय है। तो पहला और दूसरा सही हो जाता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, लिमिटेड इम्पैक्ट फॉर इंडिया फ्रॉम यूएसए रेसिप्रोकल टैरिफ कट ऑन सम एग्री आइटम्स, यानी कि जो यूएस का टैरिफ जो लगाया गया था भारत पर उसमें थोड़ी कटौती की गई है, लेकिन भारत पर इसका असीमित प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले भारत पर टैरिफ लगाया गया था 25%, उसके बाद भारत को ये कहा गया कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। तो जब रूस से भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर 25% जो है अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, यानी कि एक तरह से जुर्माने की तरह, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए अमेरिका ने अपनी पारस्परिक जो टैरिफ है, पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत कुछ कृषि उत्पादों पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क में छूट दी है, जिसका भारत पर प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है। 12 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार कॉफी, चाय, उष्णकटिबंधीय फलों के रस, कोको, मसाले, केला, टमाटर, बीफ, कुछ उर्वरक को 25 से 50% के पारस्परिक टैरिफ से मुक्त कर दिया गया। ये छूट 13 नवंबर से इसको लागू कर दिया गया। हालांकि भारत के इन उत्पादों के निर्यात का अमेरिका बाजार में हिस्सा बहुत ही कम है, केवल 1% से भी नीचे है। इसके कारण लाभ जो है वो थोड़ा लिमिट में रहने वाला है, यानी कि ज्यादा लाभ नहीं होगा इस चीज से। प्रभावित कृषि वस्तुएं और भारत का जो हिस्सा है इसमें हम देखते हैं अमेरिका इन छूट प्राप्त वस्तुओं का लगभग 50.6 अरब डॉलर का आयात करता है, लेकिन भारत का योगदान सिर्फ 548 मिलियन डॉलर का ही है। मुख्य रूप से मसाले, नीचे हॉर्टिकल्चर उत्पादों में भारत की मजबूती है। इसके अलावा प्रभाव सीमित आखिर क्यों है। सबसे पहले तो भारत का जो अमेरिका आयात में हिस्सा बहुत कम है, कम बाजार का हिस्सा है। जो बास्केट उसमें योगदान बहुत ही न्यूनतम है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, आसियान देश जिसमें वियतनाम, थाईलैंड इन वस्तुओं के सबसे बड़े निर्यातक हैं, इसलिए अधिक लाभ उनको होने वाला है। इसके अलावा भारत को केवल 25% पारस्परिक टैरिफ से छूट मिलेगी या फिर पूरे 50% से, इसकी बात इस बात को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।
जिसमें रूस से क्रूड तेल खरीदने पर 25% जुर्माना लगा था। अगर यदि केवल आंशिक छूट हो तो प्रतिस्पर्धात्मक जो है वो प्रभावित हो सकती है। पिछली नीति का संदर्भ अगर हम देखें, अप्रैल 2025 में लगाए गए 26% डिस्काउंटेड पारस्परिक टैरिफ ने भी कृषि निर्यात, जिसमें समुद्री भोजन, चावल, इस पर सीमित असर डाला था, क्योंकि भारत के जो प्रतिस्पर्धी है उसमें चीन, वियतनाम, इन पर उच्च दरें लगी थी। विशेषज्ञों के अनुसार क्या कहना है कि भारत की अगर हम तुलनात्मक लाभ की बात करें, यानी कि कम लागत और उच्च गुणवत्ता, वो लगातार ही बरकरार रहेगी। इसके अलावा संभावित लाभ और चुनौतियां क्या हो सकती है, जैसे कि हम जानते हैं भारत जो मसालों का एक बहुत ही बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। मसाले जिसमें काली मिर्च, जीरा, चाय के निर्यात में मामूली वृद्धि हो सकती है, जो कि कुल कृषि निर्यात का 46% हिस्सा बासमती चावल, झींगा, इन सभी में बनता है। कुल मिलाकर अमेरिकी कृषि आयात में भारत का हिस्सा बढ़ाने का अवसर है। चुनौतियां क्या रहेंगी? कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगी और उत्पाद विविधीकरण ना होने से बड़े लाभ मुश्किल हो सकते हैं। अगर पूरी छूट ना मिली तो 25% शेष टैरिफ प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका भारत से बादाम, क्रैनबेरी जैसे उत्पादों पर टैरिफ कटौती की मांग कर रहा है, जो कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कुल मिलाकर भारत को इतना ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, चाहे टैरिफ इसमें कम कर दिए जाए, क्योंकि भारत का जो मार्केट है ना, वहां पर भारत को सीमित मार्केट, यानी कि बहुत ही कम मार्केट मिली हुई है अमेरिका में। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज क्या आ रही है कि जो अष्टमुड़ी लेक है उसमें दुर्लभ डॉल्फिन मछुआरे संबंध का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, रेयर डॉल्फिन फिशर kinship in Ashtmodi Lake to be studied. The study which will continue up to 2028, 2028 तक ये कंटिन्यू रहेगी, aims to unravel mechanism driving unique cooperation between with dolphins and traditional fishers, यानी कि डॉल्फिन और ट्रेडिशनल जो पारंपरिक मछुआरे हैं उनके बीच संबंध को ये अध्ययन करेगा। अष्टमुडी लेक इन केरला, ये केरला में लेक है। द रिसर्च विल एम्प्लॉय स्ट्रिक्टली नॉन इन्वेजिव मेथड्स ensuring that no animals are captured, handled or disturbed, यानी कि इसको हालांकि इसको मतलब कि ये जो स्टडी की जाएगी इसके लिए कोई किसी भी एनिमल को कैप्चर नहीं किया जाएगा, किसी को भी हैंडल्ड यानी कि पकड़ा नहीं जाएगा और ना ही किसी को डिस्टर्ब किया जाएगा, बिना उनके मतलब कि बिना उनके एक तरह से इन्वायरमेंट में कोई बदलाव किए ये पूरी स्टडी की जाएगी, जो कि 2028 तक चलने वाली है। अब देखिए, ये केरल की सबसे प्रसिद्ध अष्टमुडी झील है। उसमें इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन यानी कि सौसा प्लम्बिया और स्थानीय मछुआरे के बीच जो पुराने दुर्लभ सहयोगी संबंध है उनका अध्ययन शुरू हो चुका है। ये संबंध मतलब जो काफी ज्यादा अनोखा है। डॉल्फिन मछलियों, खास करके मललेट मछली को झील के किनारे की ओर भागती है, जिसमें मछुआरे को जाल फेंकना आसान हो जाता है और उनकी फिर आमदनी बढ़ती है, जबकि डॉल्फिन को भी शिकार आसानी से मिल जाता है। ये आपसी फायदे का एक संतुलित पारस्परिक तालमेल है, जो कि भारत में केवल इस तरह के पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीके में ही देखा जा सकता है। अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं? इसमें अध्ययन कौन करेगा, सबसे पहले ये देखते हैं। केरल मत्स्य एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में, जिसमें प्रोफेसर ए बीजू कुमार जो वहां के चेयरमैन हैं, कुलपति, और राज जो है जलीय जीव विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं, इनके द्वारा होगा। ये इसके नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अमेरिका की ओरेगोन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, ब्राजील की यूनिवर्सिडाड फेडरल डी सांता कैटरीना, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी और बेंगलोर की डेकिन फाउंडेशन, ये सब इसमें शामिल है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी का भी समर्थन इसको मिल रहा है, इस पूरी स्टडी को। इस स्टडी का उद्देश्य आखिर क्या है? तो उद्देश्य क्या है? डॉल्फिन और मनुष्यों के बीच जो भी सांस्कृतिक व्यवहारिक संबंध है उनका पारिस्थितिकी विकासवादी अध्ययन करना, एशिया, दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया महाद्वीपों में ऐसे सहयोग की तुलना करना ताकि समझा जा सके कि जटिल अंतर प्रजाति व्यवहार कैसे स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। इसके साथ ही पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। इसमें कौन कौन सी विधि रहेगी? तो अभी इसका जमीनी शोध शुरू हो चुका है। गैर आक्रामक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें फोटो, वीडियो, दस्तावेजीकरण, व्यवहार अवलोकन, मछुआरे से अर्ध संरचित साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू,
हाइड्रोफोन और सोनार से डॉल्फिन की आवाज, भोजन, प्रजनन और सामाजिक व्यवहार रिकॉर्डिंग की जा रही है। कोई डॉल्फिन को पकड़ा या फिर परेशान नहीं किया जाएगा, ये पहले भी उसने कहा था। नॉट कैप्चर, नॉट हैंडलिंग का एक तरह से मेथड अपनाया जाएगा। अब देखिए अष्टमुड़ी झील में इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन का व्यवहार आखिर कैसे है। इसमें सबसे पहले है सहयोगी शिकार, यानी कि ये जब शिकार करते हैं तो इनका एक तरह से सहयोग रहता है फिशर्स का और डॉल्फिन का, जिसमें क्या है डॉल्फिन पानी में लंबी छलांग लगाती है या फिर सिर से पानी फेंकना शुरू करती है। इसके अलावा डॉल्फिन की सामाजिक संरचना कैसी है, इनके आकार जो 2 से 12 डॉल्फिन आमतौर पर 4 से 6 होती है। नेतृत्व इनका एक प्रौढ़ मादा अक्सर समन्वय की भूमिका निभाती है, यानी कि एक बड़ी माता जो होती है वो सबसे पहले एक तरह से लीडर की भूमिका निभाती है। जैसे घर में कोई बड़े दादा दादी होते हैं तो उसी तरह से वो घर को लीड करते हैं, तो यहाँ पर भी एक बड़ी माता जो है वो यहाँ पर भूमिका निभाती है। इसके अलावा संवाद क्या है, क्लिक ध्वनियां यानी कि इकोलोकेशन, मछली का ये पता लगाते हैं। विसल्स यानी कि समूह में संचार होता है, और शारीरिक संकेत जिसमें पूंछ मारना, सिर हिलाना, तो ये सब इनके नेचर में आते हैं, इनके बिहेवियर में। इसके अलावा इनका अगर हम दैनिक व्यवहार चक्र देखें तो सुबह करीब 6 से 9 के बीच ये मछुआरों के साथ सहयोगी शिकार करती है और 11 से 3 के बीच आराम करती हैं या फिर प्रजनन होता है। हाँ, या फिर इनका यहाँ पर इस समय पर 11 से 3 के बीच प्रजनन करती है या फिर खेल वगैरह खेलती है, आपने देखा ही होगा। इसके अलावा शाम को फिर से शिकार करती है 4 से 6, शाम को 4 से 6 के बीच। इसके अलावा प्रजनन और संतान पालन का कैसे होता है, करीब ये गर्भ अवस्था में रहती है 10 से 12 महीने। तो ये सब इनके हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो ये जो है गर्भ अवस्था में रहती हैं। इसके अलावा इनके बछड़े का जन्म जो होता है करीब मानसून के बाद इनके यानी कि जो भी ये बच्चा देते हैं उनका जन्म होता है। इसके अलावा परिपक्वता इनमें 9 से 12 साल में ये पूरी मैच्योर होती हैं। इसके साथ ही पर्यावरणीय अनुकूलन की बात करें कि अडेप्टेशन इनका कैसा रहता है डॉल्फिन्स का, तो गुलाबी ग्रे रंग यानी कि उथले कीचड़ युक्त पानी में ये काफी ज्यादा छलावरण करती हैं, यानी कि वहां पर ज्यादा रहना पसंद करती हैं। इसके साथ ही लंबी पतली थूथन होती है इनकी, यानी कि कीचड़ में दबी मछलियों को निकालने के लिए। इसके अलावा कुबड़ निकला होता है, तेज मोड़ने में सहायक रहती है, और झील की जो संकरी नहरें होती है उनमें इनको ये काफी हेल्पफुल रहता है, ऐसे कुबड़ निकला होता है, ठीक है, डॉल्फिन्स का। इसके अलावा जो अभी रिकॉर्ड मतलब किए जा रहे व्यवहार, उसमें क्या है कि हाइड्रोफोन यानी कि डॉल्फिन की जो विशिष्ट हम देखते हैं सीटी ध्वनि, यानी कि सीटी वगैरह बजाने की उनकी आवाज आती रहती है, यानी कि हर एक समूह की अपनी अलग भाषा है। इसके अलावा डीएनए के सैंपल भी लिए जा रहे हैं जो कि आनुवंशिक विविधता को दर्शाएगा, यानी कि ये सब इनका अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हालांकि अध्ययन में और भी जो रोचक तथ्य रहेंगे वो आने वाले समय पर हमें यानी कि न्यूज में आते रहेंगे, उसको हम कवर करेंगे। फिलहाल इतना आप देखिएगा कि केरल मत्स्य एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के द्वारा अष्टमुड़ी झील में जो है डॉल्फिन की एक स्टडी की जाए, डॉल्फिन और मछुआरे जो उनके सहयोग की स्टडी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्टमुड़ी झील में पाई जाने वाली डॉल्फिन की प्रजाति कौन सी है, बॉटल नोज डॉल्फिन, इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन, इरावैडी डॉल्फिन या स्पिनर डॉल्फिन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन जो है साउथ ऑफ कोलंबिया। अब थोड़ा कर लेते हैं प्रैक्टिस क्विज कर लेते हैं। इसमें जो हमने पिछले 2-3 दिन में न्यूज पढ़ी है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ जाएंगे, यानी कि आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। बॉन इज अ सिटी इन विच कंट्री, बॉन जो है कौन सी कंट्री में एक सिटी है, जर्मनी, स्पेन, द यूएसए, फ्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जर्मनी, यानी कि जर्मनी जो है बोन एक सिटी है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटन बाय विच पोइट। आपने देखा होगा अभी वंदे मातरम की न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में रही है, ये एक टॉपिक। इसमें जो हमने डिस्कस किया था पीछे हमारे द हिंदू के सेशंस में, वहां पर यानी कि यूपी के जो आदित्यनाथ योगी जी वहां के सीएम है, उनके द्वारा इसको अनिवार्य करने की बात कही गई थी कि सभी शहर स्कूल्स में इनको अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो अब उसी पर क्वेश्चन है कि ये किनके द्वारा लिखा गया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुकुमार रे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर डिड साउथ अफ्रीका readmitted to cricket following the withdrawal of apartheid and the consequent lifting of a 21-year sporting ban? यानी कि 21 ईयर का स्पोर्टिंग बैन कौन से साल किया गया था? तो 1991, 1990, 1992 और 93। तो इसमें जो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1991 में इसको बैन कर दिया गया था, साउथ अफ्रीका ने रीएडमिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल अनवील्ड इट्स प्लान फॉर इट्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट है जिसमें गूगल ने अनवील किया है प्लान, ये जो एआई के लिए डेटा सेंटर किया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात। इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि आंध्र प्रदेश में गूगल के द्वारा एक ऐसा सेंटर स्थापित करना अनवील कर दिया गया। अब ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है, या फिर आप इसका आंसर हमारे कल के सेशन में देख पाएंगे जब हम सुबह नई न्यूज लेकर आएंगे, कल की न्यूज, उसके साथ आप इसको यानी कि आंसर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन के द अल फलाह यूनिवर्सिटी इज इन विच स्टेट? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। तो आपने सही आंसर जो है आपने बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के न्यूज सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।